तो देखो बच्चों, अपना जो यूनिट चल रहा है और ये यूनिट है क्या, विलियन सॉल्यूशन। आज हम इस यूनिट में अब जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, और ये टॉपिक है हमारा क्या, विलियनों के प्रकार। ओके। तो देखो बच्चों, राउल्ट के नियम अनुसार विलियनों को दो भागों में बांटा गया है। समझ गए ना कि राउल्ट का जो नियम है, हमने पढ़ा कि विलियन में किसी भी घटक का जो वाष्प दाब है वो उसके मूल प्रभाज के समानुपाती है। तो इसी नियम के आधार पर जो विलयन होते हैं उनको दो भागों में बांटा गया है। एक कहलाते हैं आदर्श विलयन, आइडियल सॉल्यूशन, और एक होंगे अनादर्श विलयन। तो पहले डिस्कस करते हैं हम आदर्श विलयन के बारे में, आइडियल सॉल्यूशन। तो देखो बच्चों, ऐसे विलयन जो ताप एवं सांद्रता की प्रत्येक परास पर राउल्ट नियम का पालन करते हैं आदर्श विलयन कहलाते हैं। मतलब है कि विलयन में दोनों घटकों को किसी भी सांद्रता के अनुपात में मिलाया जाए या फिर किसी भी ताप पर विलयन को रखा जाए, जो घटक हैं उनके जो दाब आने चाहिए नियम के अनुसार, राउल्ट नियम के अनुसार, अगर वही आ रहे हैं तो ऐसा विलयन कहलाएगा आदर्श विलयन। मतलब है जैसे हम एक मोल बेंजीन और एक मोल टालुइन है और उसका 25 डिग्री पर मान लो कुल दाब 1 एटीएम मिल रहा है। अब हम इनके दोनों के दो दो मोल कर दें और मान लो दाब आना चाहिए 2 एटीएम इसी ताप पर, और वो 2 एटीएम आ रहा है, तो फिर आप कहेंगे कि जो विलयन है बेंजीन और टालुइन का वो एक क्या है, आदर्श विलयन। समझ गए ना कि ऐसे विलयन जो ताप एवं सांद्रता की प्रत्येक परास पर राउल्ट नियम का पालन करते हैं, मींस घटकों के जो दाब मिल रहे हैं, आंशिक दाब, वो राउल्ट नियम के अनुसार पूर्णतः मिल रहे हैं। ताप और सांद्रता की प्रत्येक परास पर चाहे कितनी भी सांद्रता घटाएं या बढ़ाएं, दाब जितना आना चाहिए वो आ रहा है, तो हम कहेंगे विलयन क्या है, आदर्श विलयन। इनमें जो परिस्थितियां दिखेंगी आपको वो ये होंगी कि जो घटक का आंशिक दाब है, मान लो एक घटक का आंशिक दाब, तो वो उसकी शुद्ध अवस्था के वाष्प दाब और उसके मूल प्रभाज के गुणनफल के बराबर आएगा, मतलब राउल्ट के नियम के अनुसार मिलेगा। ऐसे दूसरे घटक का भी दाब जो आना चाहिए राउल्ट के नियम अनुसार वो आ रहा है। डेल्टा एच मिक्सिंग, अभी मैं इसको अलग से डिफाइन करूंगा, ये क्या होती है, विलयन की इंथैल्पी है। तो मिक्सिंग मतलब है कि विलेय और विलायक को मिलाने से एंथैल्पी चेंज जो होता है वो जीरो होना चाहिए। ठीक है, मींस विलेय और विलायक कोई ज्यादा ना तो एक दूसरे से रासायनिक क्रिया करें, ना एक दूसरे को आकर्षित करें, ना प्रतिकर्षित करें, बस एक साथ रहें, तब डेल्टा एच मिक्सिंग क्या होगा बच्चों, जीरो होगा। डेल्टा वी मिक्सिंग, मिश्रण का जो वॉल्यूम है, मतलब घटकों का कुल वॉल्यूम दोनों को मिलाने के बाद जो विलयन बना उस विलयन का कुल वॉल्यूम, और दोनों घटकों को जोड़ा जाए वॉल्यूम को, और वो वॉल्यूम, ये दोनों का जो डिफरेंस है वो जीरो होना चाहिए। मतलब विलयन का वही वॉल्यूम मिलना चाहिए जो दोनों घटकों के योग से कुल वॉल्यूम प्राप्त होता है। डेल्टा जी मिक्सिंग निगेटिव होगा, मींस विलयन का बनना, दो घटकों को आपस में मिलाया जाए तो वो अपने आप खुद ही मिलकर विसरित होकर एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं, और ये प्रोसेस अपने आप चलता है। इसीलिए डेल्टा जी मिक्सिंग क्या होगा बच्चों, निगेटिव होगा, और डेल्टा एस मिक्सिंग पॉजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि घटकों को जब मिलाया जाएगा तो एक घटक दूसरे घटक में फैलेगा, वितरित होगा, ऐसे में तंत्र की अनियमितता बढ़ेगी, और डेल्टा एस मिक्सिंग क्या होगा बच्चों, पॉजिटिव होगा। और वैसे भी हम जानते हैं कि जब डेल्टा जी निगेटिव हो तो डेल्टा एस मिक्सिंग होता है, डेल्टा एस मिक्सिंग पॉजिटिव होता है, और ऐसा प्रक्रम स्वतः चलता है। मतलब एक रिलेशन होता है ना कि डेल्टा जी, ठीक है, अगर हम यहां मिक्सिंग को ले लें तो माइनस टी डेल्टा एस मिक्सिंग, टोटल जो है वो इस तरह से रिलेशन में आएगा। तो डेल्टा जी निगेटिव है तो ऑटोमेटिक है कि डेल्टा एस पॉजिटिव आएगा।
अब देखो यहां पर मैंने लिख दिया है डेल्टा एच मिक्सिंग एक सम है डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3। अब डेल्टा H1 क्या है? ये है विलेय अणुओं की पृथक्करण इंथैल्पी, ठीक है। और डेल्टा H2 है विलायक अणुओं की पृथक्करण इंथैल्पी, मतलब विलेय के कण एक दूसरे से जुड़े हुए थे तो उनको एक दूसरे से अलग करने की इंथैल्पी, विलायक अणु एक दूसरे के साथ आकर्षित थे उनको अलग करने की पृथक्करण इंथैल्पी, वो उनका जो सम है। और जब विलेय और विलायक आपस में मिले तो उनके बीच की अन्योन क्रिया मतलब आकर्षण की इंथैल्पी, ठीक है, ये है तीनों वैल्यूज डेल्टा H1 डेल्टा H2 डेल्टा H3। तो ये कह रहा है कि दो विलेय और विलायक अणुओं को अलग करने के लिए जो इंथैल्पी का अवशोषण हो रहा है, ऊष्मा का अवशोषण हो रहा है, उतनी ऊष्मा जब विलेय और विलायक आपस में मिले तो वो क्या हो गई? उत्सर्जित हो गई। इसीलिए डेल्टा H1 डेल्टा H2 तो पॉजिटिव है, धनात्मक लिख दिया है मैंने, और डेल्टा H3 क्या है बच्चों? ऋणात्मक। तो इसीलिए आदर्श अवस्था में डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 इक्वल टू डेल्टा H3। मतलब हम ऐसे कहें कि एक ये है ना, और एक ये है कंडीशन कि यहां पर ये है डेल्टा H1 और ये है मान लो डेल्टा H2, इन दो का ये सम है, इतनी इंथैल्पी। तो जब ये आपस में मिले तो ये क्या हो जाए बच्चों? डेल्टा H3। मतलब ये हो गया विलायक अणुओं के पृथक्करण की इंथैल्पी, इसको जोड़ लिया जाए। ये क्या है? डेल्टा H2 विलेय अणुओं की पृथक्करण इंथैल्पी, है ना। और जब ये आपस में मिले दोनों विलेय और विलायक तो उतनी ही ऊष्मा का ये क्या हो गया? उत्सर्जन। और ये क्या था बच्चों? पॉजिटिव। तो ऐसे में जो डेल्टा H नेट जो चेंज आएगा, है ना, डेल्टा H मिक्सिंग का, वो क्या रहेगा? 0। तो ये है एक आदर्श अवस्था में। और डेल्टा V मिक्सिंग है विलयन का कुल आयतन माइनस विलेय तथा विलायक का कुल आयतन, कि दोनों को आपस में जोड़ दिया जाए, जितना आयतन आता है विलेय विलायक का एक्चुअल में वही विलयन का अगर आयतन आ रहा है तो डेल्टा V मिक्सिंग क्या होगा बच्चों? 0। मींस ना तो अणु एक दूसरे को आकर्षित कर रहे होंगे और ना ही प्रतिकर्षित। ऐसे में विलेय और विलायक के अणुओं के बीच में किसी भी प्रकार का आकर्षण प्रतिकर्षण कार्य नहीं करेगा। मींस हम ये कह सकते हैं कि विलयन, ठीक है, और विलायक, मतलब विलयन में विलेय और विलायक अणुओं के बीच की जो अन्योन क्रिया है उसका मान विलेय और विलायक अणुओं की अन्योन क्रिया के बिल्कुल बराबर है। ऐसा होने पर ही डेल्टा H मिक्सिंग 0 होगा, डेल्टा H मिक्सिंग 0 होगा। तो आदर्श अवस्था में मैंने यहां लिख दिया कि विलयन का आयतन विलेय और विलायक के आयतन के सम के बराबर होगा, उससे न ज्यादा न कम। और यहां बता दूं डेल्टा S मिक्सिंग निकालने का ये फॉर्मूला है बच्चों -2.303 R Na log XA प्लस NB log XB, जो पॉजिटिव आएगा। क्यों? क्योंकि XA और XB, यहां पर हम ये कहें कि XA जो है विलायक का मूल प्रभाज है, XB विलेय का मूल प्रभाज है, Na विलायक के मूल है और NB विलेय के मूल है। तो log XA चूंकि लेस देन 1 होगा तो log XA की वैल्यू नेगेटिव आएगी, और ऑलरेडी आगे साइन नेगेटिव है तो डेल्टा S मिक्सिंग हमेशा क्या आएगी बच्चों? पॉजिटिव आएगी। तो इस तरह से डेल्टा S मिक्सिंग मिश्रण में एंट्रोपी परिवर्तन है जो अनियमितता बढ़ती है, और डेल्टा S मिक्सिंग मिश्रण प्रक्रम में मुक्त ऊर्जा परिवर्तन है जो ऋणात्मक है, क्योंकि विलयन बनने में विलेय विलायक स्वतः मिल जाते हैं। यहां तक बात क्लियर है अच्छी तरह से। अब आता है, ये लिख दिया है मैंने कि आदर्श विलयन तभी बनते हैं जब विलेय और विलायक के मध्य की परस्पर अन्योन क्रिया विलेय और विलायक अन्योन क्रिया के बराबर होती है। अच्छी तरह से समझें कि विलेय और विलायक जो आपस में आकर्षण प्रतिकर्षण रखते हैं, जस्ट वही आकर्षण और प्रतिकर्षण विलेय और विलायक अणुओं के बीच में अगर मिलता है तो वही बनेगा आदर्श विलयन। मतलब अगर दो फैमिली के मेंबर आपस में मिला दिए जाएं तो उन मेंबर्स के बीच में वही आकर्षण प्रतिकर्षण रहे जो कि इंडिविजुअल फैमिली के मेंबर्स में था, तो आप कहेंगे कि एक क्या बन गई बच्चों? आदर्श फैमिली। तो इसी तरह से विलयन की ये आदर्श अवस्था है। हालांकि कोई भी विलयन 100% आदर्श नहीं होगा, क्योंकि विलेय और विलायक का नेचर तो कुछ ना कुछ तो अलग होगा। इसीलिए
करेक्ट, बिल्कुल विलय विलायक की अन्योन क्रिया विलय विलय विलाय विलायक के बराबर हो ये जरूरी नहीं, लेकिन अगर वो 90% या उससे भी ऊपर अगर फॉलो कर रहे हैं तो हम उसे आदर्श विलयन बोलेंगे। जैसे देखो एल्केन का मिश्रण, आपको कोई भी एल्केन का मिश्रण लिखा हुआ है, नॉर्मल हेक्सेन, नॉर्मल पेंटेन, नॉर्मल हेक्सेन, नॉर्मल हेप्टेन, तो आप समझे वो क्या होगा बच्चों, आदर्श विलयन। एल्कीन का मिश्रण हो, एल्काइन का मिश्रण हो, मतलब एक ही सजातीय श्रेणी के मेंबर्स अगर आपस में मिला दिए गए हैं, और अच्छे से याद रखने का बता देता हूं मैं कि ये तीसरा पॉइंट कि सजातीय श्रेणी के जो सदस्य हैं, मेंबर्स, सदस्य क्या बनाते हैं बच्चों, आदर्श विलयन बनाते हैं, ये ध्यान रखना है। मतलब जैसे अभी आप देखोगे सजातीय श्रेणी मतलब जिनमें एक सा क्रियात्मक समूह हो या एक सा कार्बन स्केलेटन हो, हम उसे बोलते हैं। जैसे एल्केन एक सजातीय श्रेणी, एल्कीन एक सजातीय श्रेणी, ईथर्स एक सजातीय श्रेणी, अल्कोहल्स एक सजातीय श्रेणी है, एल्डिहाइड्स एक सजातीय श्रेणी है। तो एक ही श्रेणी के मेंबर्स आपस में मिलते हुए दिखे आपको, तो आपको ध्यान रखना है वो एक आदर्श विलयन बनेगा। यही लिख दिया मैंने, समान क्रियात्मक समूह वाले कार्बनिक यौगिक जैसे मैथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, है ना, एथाइल क्लोराइड, इथाइल ब्रोमाइड, फॉर्मिक एसिड, एस्टिक एसिड, CCl4, SiCl4, बेंजीन, टॉलुइन। तो आपको पहचानने का सबसे बेस्ट है कि आप एक ही सजातीय श्रेणी के मेंबर्स दिखते हैं आपको, या एक ही क्रियात्मक समूह वाले यौगिक दिखते हैं, तो वो बनेंगे आदर्श विलयन। इसमें वो ग्राफ जो बनेगा आदर्श विलयन में वही आएगा जो राउल्ट ने बताया है कि x से बढ़ाओगे तो PA बढ़ता जाएगा, ठीक है, और XB बढ़ाओगे तो PB बढ़ता जाएगा, और इस तरह से जितना आना चाहिए विलयन वही आ रहा है, तो हम कहेंगे कि ये विलयन एक क्या बन गया, आदर्श विलयन। तो यहां तक बात समझ गए अच्छी तरह से, आदर्श विलयन होते क्या हैं और उनकी परिस्थितियां, उनके एग्जाम्पल्स। अब हम आते हैं अनादर्श विलयन। अब देखो बच्चों, अनादर्श विलयन कहलाते हैं कि ऐसे विलयन जिनमें घटकों के जो दाब आने चाहिए सांद्रता और ताप की प्रत्येक परस्पर उससे भिन्न आ रहे हैं। मतलब वो हर कंडीशन में ताप और दाब की प्रत्येक, ताप और सांद्रता की प्रत्येक परस्पर राउल्ट नियम का पालन नहीं करते, तो ऐसे विलयन कहलाते हैं बच्चों क्या, अनादर्श विलयन। ये लिखा है कि ऐसे विलयन जो ताप एवं सांद्रता की प्रत्येक परस्पर राउल्ट नियम का पालन नहीं करते, मींस जो घटकों के दाब आने चाहिए थे अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, तो वो नहीं आ रहे, तो हम कहेंगे अनादर्श विलयन है। मतलब PA नॉट इक्वल टू P नॉट A इंटू एक्स, मतलब राउल्ट नियम के अनुसार ये जो प्रोडक्ट आना चाहिए उतना नहीं आ रहा है, उससे कम या ज्यादा आ रहा है। ऐसे PB में भी ये इक्वल नहीं आएगा। डेल्टा H मिक्सिंग निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव। डेल्टा V मिक्सिंग भी निगेटिव पॉजिटिव होगा। डेल्टा G मिक्सिंग हमेशा निगेटिव होगा, डेल्टा S मिक्सिंग हमेशा पॉजिटिव होगा। ध्यान रखें आदर्श और अनादर्श विलयन में ये दो फैक्टर डेल्टा G मिक्सिंग और डेल्टा S मिक्सिंग एक से रहते हैं, क्योंकि विलयन का बनना एक स्वतः चलने वाला प्रक्रम है, चाहे वो विलयन आदर्श बने या अनादर्श, ठीक है। इसमें लिखा है कि इसमें विलय विलायक अन्योन क्रिया विलय विलय और विलायक विलायक अन्योन क्रिया से बिल्कुल भिन्न होती है, ठीक है। मतलब विलय विलायक अणु जब आपस में मिलते हैं तो उनमें कुछ आकर्षण या प्रतिकर्षण लगता है, जो कि ना तो विलय विलय के बीच में लग रहा था और ना ही विलायक विलायक, इसीलिए ऐसी स्थिति बन जाती है। अब आते हैं अनादर्श विलयन के प्रकार। तो देखो बच्चों, अनादर्श विलयन को दो भागों में बांट दिया गया है। एक है धनात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन, और एक आएंगे ऋणात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन। तो धनात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन मतलब ऐसे विलयन जिनमें प्रत्येक घटक का आंशिक दाब राउल्ट नियम के अनुसार बताए गए दाब से अधिक प्राप्त होता है। धनात्मक मतलब वृद्धि हो जाना, कि ऐसे विलयन जिनमें घटकों का, प्रत्येक घटक का जो आंशिक दाब है वो राउल्ट ने जितना बताया था उससे कहीं ज्यादा प्राप्त हो जाता है, तो हम बोलते हैं धनात्मक विचलन वाले विलयन। जैसे PA तो P नॉट A इंटू एक्स, जो प्रोडक्ट आना चाहिए था उससे ज्यादा आ रहा है, ऐसे PB का भी ज्यादा आएगा। अब आता है डेल्टा H मिक्सिंग पॉजिटिव है। इसका मतलब समझ रहे हो आप कि जब विलय और विलायक
स्वतंत्र अवस्था में थे, बिल्कुल शुद्ध अवस्था में, तो उनके बीच में लगने वाले आकर्षण ज्यादा थे कि विलय विलय अणु एक दूसरे को ज्यादा आकर्षित कर रहे थे, मतलब डेल्टा H1 ज्यादा था। ऐसे विलायक विलायक अणुओं का आकर्षण ज्यादा था दोनों, तो डेल्टा H1 और डेल्टा H2 जो है उनके बीच की आकर्षण की इंथैल्पी ज्यादा थी। लेकिन जब हम इनको आपस में मिलाएंगे तो उनके बीच में उस कोटि का आदर्श आकर्षण उत्पन्न नहीं हो रहा है जो उनकी शुद्ध अवस्था में था। तो डेल्टा H1 डेल्टा H2 ये वैल्यू जो पॉजिटिव वैल्यू है वो तो ज्यादा हो गई, मतलब आकर्षण की इंथैल्पी ज्यादा है। लेकिन जब उनको मिलाया गया तो विलेय और विलायक के बीच का आकर्षण अब उस कोटि का नहीं है जिस कोटि का विलेय विलायक में था। ऐसे में डेल्टा H3 की वैल्यू जो है कम आ जाएगी, मींस ऋणात्मक वैल्यू कम और धनात्मक वैल्यू ज्यादा है। और यही रीजन है कि डेल्टा H मिक्सिंग क्या होगा बच्चों, पॉजिटिव होगा। तीसरा नेक्स्ट आता है कि डेल्टा V मिक्सिंग पॉजिटिव है। इसका मतलब है कि देखो, जब विलेय और विलायक शुद्ध अवस्था में थे तो आकर्षण अणुओं में ज्यादा था, इसलिए ज्यादा से ज्यादा अणु कम आयतन में आ रहे थे, ठीक है। लेकिन जैसे ही आपने विलेय और विलायक को मिलाया तो आप विलेय और विलायक के अणुओं के बीच में वो आकर्षण नहीं है जो उनकी शुद्ध अवस्था में था। ऐसे में अणु एक दूसरे से थोड़ा दूर होंगे, उनके बीच की अंतर आणविक दूरी बढ़ जाने से आयतन जो मिलेगा, विलयन का कुल आयतन जो मिलेगा वो विलेय और विलायक के कुल आयतन से थोड़ा ज्यादा होगा। मतलब विलयन का आयतन विलेय और विलायक के आयतन के योग से ज्यादा मिलेगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि अणु जब आकर्षण नहीं करेंगे तो थोड़ा उनके बीच की दूरी बढ़ जाएगी और ऐसे में डेल्टा V मिक्सिंग हमारा पॉजिटिव आएगा। बाकी डेल्टा S मिक्सिंग पॉजिटिव होगा, डेल्टा G नेगेटिव, क्योंकि ये विलयन बनना अपने आप चलता है। तो यहां पे मैंने लिख दिया है डेल्टा H मिक्सिंग पॉजिटिव मींस डेल्टा H1 और H2 की वैल्यू डेल्टा H3 से ज्यादा हो रही है। और ये कह रहा है कि इस प्रकार के विलयन तब प्राप्त होते हैं जब विलेय और विलायक के मध्य का जो आकर्षण है वो विलेय विलेय और विलायक विलायक आकर्षण से कम हो जाता है। बात समझ गए ना, कि जब विलेय और विलायक शुद्ध अवस्था में थे तो उनके बीच में ज्यादा आकर्षण लग रहा था। अब जब वो आपस में मिले तो उनमें वो आकर्षण अब नहीं रह गया जो होना चाहिए था, और इस तरह से विलयन में आकर्षण कम हो जाने से अणु जल्दी वाष्पित होंगे। और वाष्पशीलता मतलब है कि विलयन में हम ये कह सकते हैं कि विलयन में, ठीक है, विलयन में घटकों की वाष्पशीलता जो है, ठीक है, शीलता बढ़ जाती है और इसलिए दाब ज्यादा मिलते हैं। अब आता है जैसे उदाहरण लिखो, यौगिकों का मिश्रण जिसमें विलयन बनने पर हाइड्रोजन बंधन कम हो जाता है। मतलब अगर आप दो यौगिकों को आपस में मिलाएं और एक अणु दूसरे के हाइड्रोजन बंधन को कम कर दे तो धनात्मक विचलन आएगा। जैसे अल्कोहल में एल्केन मिला दे तो अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है जब तक वो शुद्ध थे, लेकिन आपने एल्केन मिला दिया तो एल्केन बीच में आके अल्कोहल के अणुओं के बीच में आके हाइड्रोजन बॉन्डिंग को कम कर देते हैं, जिसके कारण क्या बन जाता है बच्चों, धनात्मक विचलन हो जाता है। ठीक इसी तरह से जल में अल्कोहल मिला दे तो जल जो था अणुओं के बीच में ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग थी, जल अणुओं के बीच में आपने अल्कोहल मिला दिया तो अब ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम हो जाएगी, क्योंकि अल्कोहल अणु उतनी अच्छी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं करेंगे जितनी अच्छी शुद्ध जल में थी, तो धनात्मक विचलन बढ़ जाएगा। ऐसे में जल और अल्कोहल की वाष्पशीलता बढ़ जाएगी। एसीटोन में द्विध्रुव आकर्षण होता है लेकिन अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तो आप अल्कोहल में जैसे ही एसीटोन मिलाओगे तो ये अल्कोहल की हाइड्रोजन बॉन्डिंग को एसीटोन कम कर देगा, क्योंकि एसीटोन में द्विध्रुव आकर्षण है जबकि अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो ऐसे में अल्कोहल की हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम हो जाने से वाष्पशीलता बढ़ जाएगी। ठीक इसी तरह से ईथर को अल्कोहल में मिला दिया जाए तो ये इस तरह से आपको पहचानना है। और भी सिंपली और बता दूं, ध्रुवीय और अध्रुवीय यौगिकों का मिश्रण। अगर आपको ऐसा लगता है कि एक ध्रुवीय यौगिक में एक अध्रुवीय यौगिक मिला दिया गया है तो वहां पर भी क्या होगा बच्चों, धनात्मक जो है विचलन होगा। क्यों? क्योंकि जो अध्रुवीय अणु है वो ध्रुवीय अणुओं के बीच के आकर्षण को कम कर देता है। जैसे एसीटोन ध्रुवीय है और CH2 अध्रुवीय, मिला दो धनात्मक विचलन आ जाएगा। क्लोरोफॉर्म ध्रुवीय होता है, CCl4 अध्रुवीय है, तो ये क्या हो जाएगी, इस तरह से आकर्षण कम हो जाएगा क्लोरोफॉर्म के अणुओं के बीच में। ठीक इसी तरह एसीटोन में बेंजीन मिला दोगे, बेंजीन अध्रुवीय है, एसीटोन ध्रुवीय है, तो बेंजीन ये द्विध्रुव आकर्षण को कम कर देता है। इस तरह से पहचानना है आपको। और ये है ग्राफ। तो राउल्ट नियम के अनुसार ये जो डार्क लाइन दिख रही है ये आदर्श अवस्था है।
लेकिन जब धनात्मक विचलन होगा तो जितना दाब घटकों का आना चाहिए था उससे ज्यादा आ रहा है, और ऐसे में कुल दाब भी क्या आएगा बच्चों, ज्यादा प्राप्त होगा। तो इस तरह से आपने देखा कि अनादर्श अवस्था अगर धनात्मक है तो अणुओं की वाष्पशीलता बढ़ जाने के कारण है, अणुओं के बीच में विलय विलायक अणुओं के बीच में आकर्षण कम हो जाने के कारण। और याद रखने का मैंने आधार बता दिया, ध्रुवीय और अध्रुवीय आपको दिखते हैं तो याद रखना है, जब कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम हो रही हो तो वहां देखना। ठीक है, अब हम आ जाते हैं ऋणात्मक विचलन। ऋणात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन, बिल्कुल उल्टा याद रखना है, मीन्स ऐसे विलयन, ठीक है, जिनमें प्रत्येक घटक का आंशिक दाब राउट नियम अनुसार बताए गए दाब से कम प्राप्त होता है। जबकि यहां पर देखो आपने लिखा है कि दाब अधिक प्राप्त होता है, और यहां है कि घटकों का जो आंशिक दाब है जितना आना चाहिए था उससे कम प्राप्त होता है, तो हम बोलते हैं ऋणात्मक विचलन वाले विलयन। मीन्स पी ए लेस देन पी नॉट ए इंटू एक्स सी, पीवी पी नॉट बी इंटू एक्स डी से कम है। डेल्टा एच मिक्सिंग निगेटिव है। अब आता है कि बच्चों यहां निगेटिव क्यों लिखा है। देखो डेल्टा एच वन डेल्टा एच टू मतलब विलायक अणुओं की आकर्षण की इंथैल्पी, विलेय अणुओं के आकर्षण की इंथैल्पी, ठीक है, इनका जो सम है वो विलेय और विलायक के आकर्षण इंथैल्पी से कम हो जाता है। मतलब है कि जब विलेय अणु शुद्ध अवस्था में था, विलायक अणु शुद्ध अवस्था में था, तो उन अणुओं के बीच में आकर्षण कम था। लेकिन जब आपने उन दोनों को आपस में मिला दिया, मतलब विलेय और विलायक को, तो विलेय और विलायक के अणुओं में एक प्रबल आकर्षण उत्पन्न हो गया। तो ऐसे में क्या होगा कि एक ऋणात्मक विचलन की स्थिति बन जाएगी। मतलब हम ये ग्राफ से ऐसे समझा, जो उसको ग्राफ में बताया था मैंने, कि मान लिया जाए कि ये एक लेवल है और ये है डेल्टा H1 और ये है डेल्टा H2, ठीक है। तो जितनी इंथैल्पी, और यहां मान लो ऐसी स्थिति बन जाए, ये है डेल्टा H3, यहां कहीं आ रहा है, तो ये तो वैल्यू जो है डेल्टा H जो मिक्सिंग है वो देखा था आपने पॉजिटिव हो जाएगी। लेकिन अगर ये वैल्यू ऐसे आ जाए तो डेल्टा H3 यहां पर जो ज्यादा है, तो ऐसे में डेल्टा H जो मिक्सिंग आएगा बच्चों वो कैसा आ जाएगा, नेगेटिव। कि जब अणुओं को वियोजित करने के लिए तो ऊष्मा कम लग रही है, लेकिन जब वो आपस में आकर्षित मिल रहे हैं तो उनके आकर्षण में ऊष्मा ज्यादा निकल रही है, मींस डेल्टा H3 ग्रेटर देन डेल्टा H1 तो डेल्टा H मिक्सिंग नेगेटिव हो जाएगा। मतलब है अणुओं में, विलेय और विलायक के अणुओं के बीच जो आकर्षण है वो विलेय विलेय और विलायक विलायक अणुओं के आकर्षण से कहीं ज्यादा है। जबकि यहां पर आपने देखा था कि विलेय विलायक अणुओं के कम हो जाता है, ठीक है। तो यहां पर आपको बिल्कुल उल्टा याद रखना है। अब आता है डेल्टा वी मिक्सिंग नेगेटिव होना। सीधी सी बात है, जब अणुओं के बीच में जब वो आपस में मिले, विलेय और विलायक, तो उनमें ज्यादा आकर्षण आ गया, जबकि जब वो शुद्ध अवस्था में थे तो आकर्षण कम था। तो ऐसे में अंतर आणविक दूरी कम हो जाएगी विलेय और विलायक के बीच की, और विलयन का जो आयतन कुल मिल रहा है वो उसके विलेय और विलायक के कुल आयतन से कम हो जाएगा। तो ऐसे में डेल्टा वी मिक्सिंग नेगेटिव होगा, डेल्टा एस मिक्सिंग तो पॉजिटिव होता है, डेल्टा जी मिक्सिंग नेगेटिव होता है। तो ये लिखा हुआ है किस प्रकार के विलयन तब प्राप्त होते हैं जब विलेय विलायक के मध्य का आकर्षण विलेय विलेय और विलायक विलायक अणुओं के आकर्षण से अधिक होता है। जबकि यहां पर अपन ने लिखा है कि इस प्रकार के विलयन तब प्राप्त होते हैं जब विलेय विलायक के मध्य का आकर्षण विलेय विलेय विलायक विलायक के आकर्षण से कम हो जाता है, और यहां पर है ये क्या हो जाता है, आकर्षण से अधिक हो जाता है। इसके उदाहरण याद रखने हैं, तो यदि यौगिकों को मिलाने में अगर हाइड्रोजन बंध बनने लगे उनके बीच में, तो वो ध्यान रखें वहां पर हो जाएगा क्या बच्चों, ऋणात्मक विचलन। मतलब जब अणु स्वतंत्र थे तब उनमें उतनी स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं थी, लेकिन आपस में मिलाए तो हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया, तो हम कहेंगे यौगिकों में क्या है, एक ऋणात्मक विचलन होगा। जैसे एसीटोन में एनिलीन मिला दो या एसीटोन में कोई भी अमीन मिला दो, तो एसीटोन के CO और एनिलीन के NH2 के बीच में एक प्रबल हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी Hb, और ऐसे में ये ऋणात्मक विचलन दर्शाएंगे। ठीक, एसीटोन और क्लोरोफॉर्म, जब तक एसीटोन फ्री है कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं, ना ही क्लोरोफॉर्म में, लेकिन यहां पर एसीटोन के CO और क्लोरोफॉर्म के H+ CCl3 के कारण यहां H में प्लस चार्ज आ जाता है और यहां बन जाती है क्या बच्चों, Hb, और यही रीजन है कि यहां पर भी क्या उत्पन्न हो जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ऐसे जल और अम्ल का कोई भी युग्म लिखा आपको दिखता है
तो ध्यान रखें ऋणात्मक विचलन होगा क्योंकि जल के H प्लस, ठीक है, सॉरी अम्ल के H प्लस से जल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बढ़ जाती है और इस तरह से H2OHCl, H2NH3, H2HClO4, H2H2SO4, H2O एस्टिक एसिड, इस तरह का कोई भी युग्म आपको दिखता है जल और अम्ल का तो धनात्मक ऋणात्मक विचलन आता है, जबकि जल और अल्कोहल का मिश्रण था तो वहां पर धनात्मक विचलन आ रहा था। ऐसे ही बेंजीन और क्लोरोफॉर्म, बेंजीन में पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्लोरोफॉर्म के H प्लस के साथ इस तरह से अट्रैक्ट हो जाता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेता है, तो उससे उत्पन्न हो जाता है एक ऋणात्मक विचलन। और अगर आप इसका ग्राफ भी देखेंगे तो जस्ट उसका उल्टा दिख रहा है कि यहां पर ये जो है आदर्श अवस्था है ना, डैश जो डार्क लाइंस लिखी हैं उससे जो मैंने पॉइंट में लिखी है वो अनादर्श है कि हर एक घटक का अपना दाब कम हो जाएगा तो कुल दाब भी कम प्राप्त होगा। तो इस तरह का ग्राफ अगर आपको दिखता है तो वो ऋणात्मक विचलन को दर्शाता है। तो यहां तक समझ गए। तो ये थे दो विलयन के प्रकार, एक धनात्मक विचलन का और एक क्या बताया बच्चों मैंने आपको, ऋणात्मक विचलन। एक टॉपिक और बचता है चूंकि ये विचलन से ही रिलेटेड है और ये है स्थिर क्वाथी विलयन, एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके क्वेश्चन आते हैं। तो देखो बच्चों, स्थिर क्वाथी विलयन मतलब ऐसे विलयन जिनका संघटन एवं क्वथनांक निश्चित होता है, मतलब इनका अपना एक शुद्ध द्रव के जैसा ही क्वथनांक की एक निश्चित वैल्यू होती है और ऐसे विलयन का संघटन भी फिक्स होता है और इनकी द्रवावस्था एवं वाष्पावस्था के संघटन एक समान होते हैं, मतलब पूरा विलयन एक घटक तंत्र जैसा हो जाता है। मतलब चाहे आप उसे गर्म करेंगे तो जो संघटन, जो प्रतिशत उसकी द्रवावस्था में है, अगर आप उसे गर्म करें और वाष्प बने तो वाष्पावस्था में भी वही संघटन होगा। मतलब अगर हम ये कहें कि 50% वाटर है और 50% कोई यौगिक है, दोनों द्रवावस्था में 50-50%, आपने उसको गर्म किया और वो जो विलयन वाष्प बना उसमें भी वो दोनों 50-50 दिखाई दे रहे हैं, तो आप ऐसे मिश्रण को बोलेंगे स्थिर क्वाथी विलयन। ये लिखा है मैंने एक घटक तंत्र, क्योंकि एक घटक तंत्र ही अपनी द्रवावस्था और वाष्पावस्था में संघटन एक से रखते हैं। जैसे पानी को आप उबाल दो शुद्ध जल को तो उसकी वाष्पावस्था में भी पानी ही होगा 100% जो जल में है। तो ऐसे घटक विलयनों को जिनका संघटन की वाष्पावस्था द्रवावस्था में एक समान होता है, जिनके क्वथनांक निश्चित होते हैं और इनके घटकों को आपस में जो मिले हुए हैं आसवन विधि से नहीं पृथक कर सकते, क्योंकि जब आप आसवन कराओगे तो घटक बाहर बिल्कुल उसी अनुपात में निकल आएंगे जिस अनुपात में वो द्रव है। तो इनको बोला गया है स्थिर क्वाथी। स्थिर का मतलब है निश्चित और क्वाथी मतलब क्वथनांक, एक निश्चित क्वथनांक वाला विलयन, शुद्ध द्रव के जैसा क्वथनांक इनका फिक्स होता है। अब इनके दो प्रकार होते हैं, एक है निम्न क्वथनांक स्थिर क्वाथी विलयन। तो देखो बच्चों, अभी आगे पढ़ोगे आप कि किसी भी द्रव का वाष्प दाब अगर ज्यादा है तो उसका क्वथनांक कम होता है। जो चीज जल्दी वाष्पित होती है, ज्यादा वाष्पशील होगी, वो कम ताप पर ही 1 एटीएम वाष्प दाब निर्मित कर देगी, क्योंकि हम जानते हैं कि क्वथनांक वो ताप है जब द्रव की वाष्प दाब 1 एटीएम हो जाती है खुली तंत्र में। तो ज्यादा धनात्मक विचलन वाले विलयन ज्यादा वाष्पशील होते हैं। तो ऐसे विलयन में जब अधिकतम दाब की स्थिति प्राप्त होती है, मतलब धनात्मक विचलन वाले विलयन जब अधिकतम वाष्प दाब दर्शाते हैं, तब विलयन का क्वथनांक उनके दोनों घटकों के क्वथनांक से कम हो जाता है। उसी को बोला गया है निम्न क्वथनांक स्थिर क्वाथी विलयन। मतलब जितने भी विलयन धनात्मक विचलन दर्शाते हैं बच्चों, ध्यान रखें वो निम्न क्वथनांक वाले स्थिर क्वाथी विलयन बनाते हैं। जैसे एथिल अल्कोहल 95.37% और वाटर 4.63% मिला दिया जाए तो एक निम्न क्वथनांक का एजियोट्रॉप बनता है। देखो एथिल अल्कोहल का जो क्वथनांक है 351.3 केल्विन, जल का है 373 केल्विन, लेकिन जब हम दोनों को मिला रहे हैं तो 351.1 केल्विन हो गया। तो समझ गए ना। अभी हम ग्राफ से समझते हैं कि जब विलयन दो मिलाए गए हो घटक धनात्मक विचलन वाले और दाब अधिकतम स्थिति में पहुंच जाए और तब उस समय क्वथनांक न्यूनतम होगा, उस न्यूनतम क्वथनांक की स्थिति में मिलता है निम्न क्वथनांक स्थिर क्वाथी विलयन। फिर एक आता है उच्च क्वाथी या उच्च क्वथनांक का स्थिर क्वाथी विलयन। मतलब ऋणात्मक विचलन वाले विलयन जब अपनी निम्नतम वाष्प अवस्था वाष्पदाब अवस्था में, ठीक है,
होते हैं तो विलयन का क्वथनांक उनके दोनों घटकों के क्वथनांक से अधिक हो जाता है। ऋणात्मक विचलन वाले विलयन अपनी निम्नतम वाष्प अवस्था में विलयन का क्वथनांक अवस्था में होते हैं, ठीक है, यहां पर है, तो विलयन का क्वथनांक उनके दोनों घटकों के क्वथनांक से अधिक हो जाता है तो मिलता है उच्च क्वथनांक का स्थिर क्वाथी विलयन। देखो हम जानते हैं कि वाष्प दाब कम तो क्वथनांक ज्यादा, जैसे HCl 20.3% और H2O 79.7%। इस अनुपात में मिला दो और आप उन दोनों को गर्म करोगे तो जो संघटन इनकी द्रवावस्था में है वही वाष्पावस्था में होगा। तो HCl का क्वथनांक है 188 केल्विन, जल का है 373 केल्विन, लेकिन जो ये क्वथनांक है जो ट्रॉपिक बना उच्च क्वथनांक का, उसका बॉइलिंग पॉइंट मिल रहा है 383 केल्विन, जो इसके दोनों घटकों से ज्यादा है। और यहां पर स्थिर क्वांति विलयन का जो क्वथनांक है वो दोनों घटकों से कम है, बहुत कम लेकिन कम है। इस तरह से समझ सकते हैं। मान लिया जाए ये निम्न क्वथनांक का एजोट्रॉप है, तो ये ग्राफ में जब हम मिलाते हैं दो घटक तो ये वाष्प दाब बढ़ते जा रहे हैं, तो ये वाष्प दाब के लिए ग्राफ है। और जैसे जैसे वाष्प दाब बढ़ते जाएंगे उन द्रवों के मिश्रण के क्वथनांक उसी अनुपात में घटते जाएंगे। तो जहां वाष्प दाब मैक्सिमम वहां क्वथनांक कम, उस क्वथनांक में अगर हम दोनों घटकों के संघटन का ये मिश्रण देखें तो ये जो मिश्रण में ना यही हमारा कहलाएगा निम्न क्वथनांक का एजियोट्रॉप, जहां जल 4.63% एथिल अल्कोहल, ठीक है, यहां पर जो एथिल अल्कोहल है OH वो है बच्चों 95.37%। ये H2O और एथिल अल्कोहल का ग्राफ है। ठीक इसी तरह से ये जो ग्राफ है ये हम कहेंगे कि ये है जैसे जल और HCl का। तो जल का जब 80% H2O था और HCl था 20%, तो इस तरह का ग्राफ मिल रहा है। यहां पर जहां क्वथनांक आप देख रहे हैं वाष्प दाब न्यूनतम है नीचे वाला लाइन, तो क्वथनांक अधिकतम प्राप्त हो रहा है। तो इसका क्वथनांक जो विलयन का है वो 383 केल्विन, जो दोनों से ज्यादा है। तो उच्च क्वथनांक वाला एजियोट्रॉप इस तरह का ग्राफ दिखाएगा। तो ये दो प्रकार के एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन है जिनमें ऑब्जेक्ट होता है कि आपको ध्यान रखना है कि जो धनात्मक विचलन बनाते हैं वो निम्न क्वथनांक एजियोट्रॉप बनाएंगे हर एक, चाहे वो कोई भी मिक्सचर हो, और जिनमें ऋणात्मक विचलन है वो उच्च क्वथनांक एजियोट्रॉप बनाते हैं। इसीलिए आपको धनात्मक ऋणात्मक विचलन के ही एग्जाम्पल यहां काम आ जाएंगे। इसमें ऑब्जेक्ट में ये नहीं पूछेगा कि क्वथनांक कितना है एजियोट्रॉप का, ये पूछता है इनमें से धनात्मक या उच्च क्वथनांक वाला एजियोट्रॉप कौन सा मिक्सचर बनाएगा या निम्न क्वथनांक वाला एजियोट्रॉप कौन बनाएगा। तो बस आपको इनके एग्जाम्पल्स जो आपने धनात्मक ऋणात्मक विचलन में याद कर रखे हैं वो यही काम आए। तो ये था हमारा एक राउट नियम, उसके प्रकार विलयन के उसके अनुसार, और ये कुल मिला के स्थिर क्वाथी विलयन। अब हम आगे जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे बच्चों, और वो टॉपिक होगा हमारा क्या, एक अणुसंख्यक गुणधर्म, मीन्स कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज। 4 कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज को अच्छी तरह से हम डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बच्चों।